आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस वीडियो चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये वीडियो विराम चिन्हों का प्रयोग और लेखन की सटीकता के बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसके बारे में भी हाल में मैं एक वीडियो में और अपलोड कर चुका हूं, जिसमें विराम चिन्ह क्या हैं, परिभाषा, प्रकार एवं 3 प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में मैंने चर्चा की है। मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसको अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको इस वीडियो को भी समझने में सहायता मिलेगी। तो मित्रों, आज मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए आज जो विराम चिन्ह का वीडियो मैंने पहले बनाया था उसी का आज ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, भाग दूसरा है। तो इसमें मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह से। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी वाक्यों के अंत में लगाया जाता है और ऐसे वाक्यों में लगाया जाता है जिसका उत्तर देना आवश्यक हो। पहले तो ये बात आवश्यक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, यदि मैंने अपने छात्र से या मैंने अपने बेटा बेटी से पूछा तो उसको ये आवश्यक है कि वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि वह कहाँ जा रहा है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वैसे प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसका उत्तर देना आवश्यक होता है और एक होता है जिसका उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जहाँ पर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता है वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है और जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर देना अपरिहार्य होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ में दूसरा इसका नियम ये है कि यदि एक वाक्य है और एक वाक्य में कई उपवाक्य हैं और उन उपवाक्यों का भाव प्रश्नवाचक है और उसी के साथ में अंतिम जो उपप्रधान उपवाक्य है, यानी लास्ट वाला भी उपवाक्य है लेकिन वो भी प्रश्नवाचक है और वो प्रधान है, मुख्य रूप से है, तो ऐसे में जब ये वाक्य बनेगा तो प्रत्येक उपवाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा करके वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा और जो अंतिम वाला प्रश्नवाचक वाक्य है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उदाहरण के लिए, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सब आप क्यों जानना चाहते हो। ये जितने भी आपके उपवाक्य हैं ये प्रत्येक प्रश्नवाचक है और इनमें प्रत्येक का उत्तर देना अपरिहार्य है, यानी आवश्यक है। ऐसे वाक्यों में प्रत्येक के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन ये तब लगता है जब ये जो अभी उपवाक्य हैं ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अब चूँकि सब एक में ही जुड़े हैं तो इनमें प्रत्येक के अंत में जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए था वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा और अंतिम वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, मैं क्या खाता हूँ, कामा, मैं क्या पीता हूँ, कामा, मैं कहाँ जाता हूँ, कामा, मैं क्या करता हूँ, ये सब आप क्यों जानना चाहते हो, वहाँ कामा आ जाएगा और अंतिम वाले के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब दूसरा जो आता है विराम चिन्ह वो आता है विस्मयादिबोधक या संबोधन सूचक। ये जैसा कि अपने नाम से ही परिचित हो रहा है कि इसमें जो चिन्ह लगेगा वो हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि जो मनोवेग व्यक्त करने वाले सूचक शब्द हों या ऐसे पदबंध हों, उपवाक्य हों, तो ऐसे स्थानों में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि आह, उसे कितना दुख हो रहा है। अब यहाँ पर यह कि विषाद है तो ये आह आया, आह के बाद में ये संबोधन सूचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया और उसके बाद उसे कितना दुख हो रहा है पूर्ण विराम लगेगा। इसी प्रकार से पदबंध हो सकते हैं। अब कैसा सुंदर दृश्य है, इसमें भी ये कैसा सुंदर दृश्य है। अब इसमें
इसमें कैसा सुंदर दृश्य है, इसमें बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब संबोधन के लिए, जैसे कोई किसी को संबोधन करता है, एड्रेस करता है, एड्रेस के लिए भी इसमें संबोधन सूचक चिन्ह लगता है। वैसे तो संबोधन के लिए अल्पविराम का भी प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि अभी इस बिंदु पर चर्चा संबोधन सूचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह की चल रही है, इसलिए इसमें है कि अगर कहीं संबोधित करना होता है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, तो उस व्यक्ति के बाद में संबोधन सूचक चिन्ह लगता है, उसके बाद में पूरा वाक्य लिखा जाता है। जैसे अध्यक्ष महोदय, अब हमारी बात सुनिए। कल्पना करो कि एक मीटिंग में बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनकी टीम के अन्य भी सदस्य बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय ने अपना प्रपोजल दे दिया और वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। उनमें से किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया या उसको बात अपनी प्रमुखता से कहना है, तो वो कहेगा अध्यक्ष महोदय थोड़ा रुकेगा, अब हमारी बात भी सुनिए। तो जहाँ ये ठहराव आया है, जहाँ ये अध्यक्ष महोदय को संबोधित किया गया है, वहाँ पर ये संबोधन सूचक चिन्ह लगेगा। यही संबोधन सूचक चिन्ह है और यही विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। अब आते हैं योजक चिन्ह। इसे कहते हैं योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह। योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह का प्रयोग लगभग 10 से 15 जगह होता है। अब 10-15 जगह होता है, लेकिन मैं आपको प्रमुख मैं कुछ आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। जब शेयर ऐसे कोशिश करूँगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। पहली बात तो ऐसा है कि शब्दों की एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, यानी एक ही शब्द अगर बार बार आए तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और ऐसे लगभग 2 बार आते हैं, जैसे कि राम राम, शहर शहर, गांव गांव, बीच बीच, आगे आगे, पीछे पीछे, नगर नगर इत्यादि। अब आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द एक बार आया फिर एक बार आया। अब इनको या तो मल्लविराम से जोड़ें या फुल स्टॉप लगाएं, कोई चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, तभी उसका अर्थ क्लियर होगा। तो अर्थ जब स्पष्ट होगा तो इसके लिए जहाँ एक ही शब्द बार बार, यानी जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए, वहाँ पर इन दोनों शब्दों को संधिमय करने के लिए, जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। अब हिंदी में 2 प्रकार से जुड़ाव होता है। एक तो संधि के नियमों से होता है, वो संधि का जहाँ संधि विच्छेद, वो दूसरा नियम है, वो अलग जगह प्रयुक्त होते हैं। तो जहाँ वो प्रयुक्त नहीं होते हैं तो वहाँ पर कहीं योजक से भी प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह से भी 2 शब्द अगर एक जैसे होते हैं तो वो जुड़ते हैं। दूसरा एक बड़ी बात है कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक शब्द है, वो 2 से 3-4 भी हो सकते हैं, यदि उन शब्दों को एक में जोड़ करके और उनका एक मीनिंग निकालना, उसका एक आशय निकालना है, तो जितने भी शब्द होंगे वो सभी शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जोड़े जाएंगे। जैसे एक से बढ़कर एक या एक न एक, इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं। वैसे इनका सबका सभी शब्दों का अलग अलग अस्तित्व है, इनका अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को योजक चिन्हों के द्वारा हम जोड़ते हैं तब उनका दूसरा अर्थ निकल आता है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से अगर कई शब्द हैं, मतलब 2 से ज़्यादा शब्द हैं, तो उनको जोड़ने के लिए भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे एक न एक, अब यहाँ एक आया, एक योजक ना, फिर योजक ना, फिर एक, इसका अपना एक अलग, एक इसका पृथक, इसका मीनिंग हो गया। दूसरी बात यह है कि विलोम शब्दों को व्यक्त करने के लिए अगर 2 शब्द हैं और वो विलोमार्थी हैं, उनके शब्द विलोम हैं, ऐसी जगह विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे कि दिन रात, अब देखते हैं दिन का अलग मीनिंग है, रात का अलग है, दोनों विलोम है, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दिन रात होगा और दिन रात का आशय अलग होगा, जो कि दिन और रात के पृथक पृथक मीनिंग से भिन्न होगा। दूसरा है पाप पूर्ण। पाप एक अच्छा कार्य है, पूर्ण एक खराब कार्य है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब पाप पूर्ण का एक आशय लेते हैं तो योजक के द्वारा जोड़ करके तो उसका आशय बदल जाता है। माता पिता, सुख दुख, आगे पीछे, नीचे ऊपर, अच्छा बुरा, हार जीत, आना जाना, लाभ हानि, उतार चढ़ाव, उल्टा सीधा, यश अपयश,
इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ये भी शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जोड़े जाते हैं। इसके आगे जो अन्य बड़ा इम्पॉर्टेंट नियम है जहाँ पर ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो ये है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या तुलनात्मक, ये इस प्रकार से जो ये शब्द आते हैं इन शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको अगर सरल भाषा में प्रयोग करें, जिन शब्दों के बाद में सा यानी सड़क वाला सा और आ का मात्रा सा, सी, से अगर आते हैं तो और उसके आगे कोई शब्द होता है तो इनको योजक चिन्ह से जोड़ते हैं। फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे, बहुत सा, यशोदा सी माता, विभीषण सा भाई, भरत सा भाई। अब इसमें हम तुलना कर रहे हैं, देखिए तुलना कर रहे हैं, भरत सा भाई यानी वो भरत नहीं है, वो भरत तो नहीं हो सकता, लेकिन हम किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं कि उसका इक्वलेंट। अब जैसे यहाँ पर विभीषण सा भाई, अब यहाँ पर विभीषण सा भाई, कोई भाई दूसरा है लेकिन उसकी तुलना विभीषण से की जा रही है। यशोदा सी माता, यशोदा की तरह माता। अब इस प्रकार से जो शब्द होते हैं जहाँ पर सा, सी, से लगा हो वहाँ पर योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाएगा। और ये हमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आप B.Ed. BTC शिक्षा प्राप्त और प्राइमरी में अगर आप शिक्षा मित्र हैं और आप शिक्षक हैं, जूनियर में किसी लेवल के हों और आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या हिंदी भूगोल इतिहास कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कक्षा 3 और 4 के किसी बच्चे ने पढ़ लिया हो और आपका गलत लेखन पकड़ ले और शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए जो भी शिक्षक हैं, शिक्षकों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विराम चिन्हों का ध्यान दें। जब मैं एक महाविद्यालय में मैं B.Ed. BTC में पढ़ा रहा था तो मैंने विराम चिन्हों का प्रयोग मैंने बच्चों को कई बार मैंने ठीक से मैंने पढ़ाया और लगभग काफ़ी आ गया था। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी कैटेगरी का छात्र हो, चाहे वो किसी कैटेगरी का अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, लेखक हो, उसके अलावा कवि हो, साहित्यकार हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, संपादक हो, जो व्यक्ति लेखन से जुड़े हैं उनको तो कम से कम विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके लेखन में स्पष्टता हो और पाठक को भी एकदम क्लियर भावबोध उसका हो सके। दूसरी बात ऐसा है कि शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याओं तथा उनके अंशों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि 1/3, अब अगर 1/3 में लग रहे हैं तो एक योजक चिन्ह आएगा तिहाई, 1/4, एक योजक चिन्ह चौथाई। उसके बाद में संख्याओं की जैसे 2, 4, अब 2 लिखें, 4 लिखें, कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तो या तो कॉमा लगाएं या फुल स्टॉप लगाएं, नहीं बनेगा। तो ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार जो लिखेंगे तो संख्याओं के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हिंदी में इस प्रकार से ऐसा प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो अगर 2, 4 लिख रहे हैं तो 24 हो जाएगा, 24 दिखेगा। लेकिन अगर हम योजक चिन्ह से जोड़ देते हैं तो ये हिंदी के हिसाब से ये व्याकरण सम्मत हो जाएगा। लेकिन जब इसमें ऐसे लिखते हैं तो इसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2, दा, ओ की मात्रा, योजक चिन्ह, चा, आ की मात्रा और रा, 4। इस प्रकार से ये सब पूरा हो गया। इसी प्रकार से और भी आते हैं जैसे हवन सामग्री। अब एक दूसरे से एकदम रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशन है। देशभक्ति, कौन सी भक्ति? देश की भक्ति। फिर सेठ साहूकार, कूड़ा कचरा, कपड़े लत्ते, घास फूस, ये इनमें साम्यता है। ये लगभग समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं और इनके बीच में भी मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपने इतना देखा कि इतने प्रकार के अगर ये आते हैं तो योजक चिन्ह से जुड़ते हैं। इसके बाद में उठाना, उठवाना, गिराना, गिरवाना, काटना, कटवाना आदि अगर कहीं ऐसे क्रिया और कार्य में संबंध हो, क्रिया और कार्य में अगर संबंध हो और संबंध अगर उनका एक तो क्रिया हो और दूसरा कार्य हो, अब कटवाना एक कार्य हो गया, ये काटना एक क्रिया है, वर्ब है। तो इस प्रकार से अगर ये इनका संबंध है तो वैसे में भी
योजक चिन्ह के द्वारा ये जोड़े जाएंगे। अब इसके आगे अगले हम इसमें इम्पॉर्टेंट चिन्ह पर आते हैं। हम आते हैं योजक के बाद में आते हैं कामा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, यानी अल्पविराम और एकहरा उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अल्पविराम का हम प्रयोग बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, आप वो देख लेना। अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले आते हैं कामा में, यानी वो इन्वर्टेड कामा में नहीं, हम आते हैं इन्वर्टेड कामा में। इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये किसी व्यक्ति, उपाधि या विशिष्टता बताने वाले शब्द को व्यक्त करने के लिए हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। यदि इसको एज ए रूल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि का नाम लिखने में किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये एक कवि हैं, ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, नामचीन कवि हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी कवि हैं और निराला उनकी उपाधि है। जब हम उपाधि किसी की लिखते हैं तो उपाधि को हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इकहरा उद्धरण। इसके बाद में का परिमल उनकी पुस्तक है, उनका ग्रंथ है। पुस्तक भी लिखते हैं तो भी हम उसको लिखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे डॉक्टर आदित्य कुमार कटियार अजीब का फिर भी रहे अकेला पुस्तक बहुत अच्छी है। अब ये हमने लिखा, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनकी उपाधि आई है अजीब, ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रहेगी। और जो पुस्तक का नाम है फिर भी रहे अकेला, ये पुस्तक भी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रहेगी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, दूसरा पाठ पढ़ो जिसका शीर्षक उत्साह है। किसी पुस्तक पाठ का नाम हो, पाठ या शीर्षक का नाम हो, यहाँ उत्साह नामक एक शीर्षक है, पाठ है, इसलिए इसको भी इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत इसको व्यक्त किया गया है। तीसरा बाल भारती एक पुस्तक का नाम है। नवनिकस एक मैगजीन का नाम है। तो इस प्रकार से पत्रिका हो, अखबार हो, कुछ जैसे दैनिक जागरण एक अखबार है। तो इस प्रकार से जो पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र ये आदि आते हैं, इनको हम इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कामा और इकहरा उद्धरण का मैंने प्रयोग इसलिए किया कि ताकि दोनों उसमें अर्थ में समझने में आपको आसानी हो जाए। अब इसी का दूसरा आता है डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा यानी दोहरे अवतरण चिन्ह। डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हम किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को जब व्यक्त करते हैं तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड विद इन द डबल इन्वर्टेड कामा। तो किसी व्यक्ति का कथन या उद्धरण होता है तो उसको हम दोहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए लेखक या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में इसका प्रयोग होता है। जैसे रामचंद्र वर्मा। अब रामचंद्र वर्मा का नाम लिया, अब इनका कथन या उद्धरण आ रहा है तो उसको लिखेंगे, बोलने और लिखने में 2 बातों का महत्व सबसे अधिक है, एक अर्थ का और दूसरा भाव का। ये जो इनका कथन स्टेटमेंट है, किसका? रामचंद्र वर्मा का। इसको पूरे को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत प्लेस किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए डबल इन्वर्टेड कामा हमने लगा दिया, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, उसके बाद बोलने और लिखने में आगे लिखते चले गए दूसरे भाव का, और पूर्ण विराम लगाएंगे, और पूर्ण विराम लगाने के बाद में फिर डबल इन्वर्टेड कामा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि हम उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑलवेज वो बाहर होती है तो उसको कामा उसके बाद में कामा लगाते हैं। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज प्लेस्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कामा।
वो जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही रखी जाती है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये डायरेक्ट नरेशन में होता है, जितना भी आप देखेंगे, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप हिंदी साहित्य की विधा है कहानी और दूसरा है नाटक उपन्यास। तो जब हम कहानी और इसमें नाटकों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जो अवतरण चिन्ह है और ये सारे विराम चिन्हों का प्रयोग अधिकाधिक होता है। तो यदि आपको उद्धरण चिन्हों का प्रयोग का एग्जाम्पल देखना है तो आप इसके लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ उपन्यास मैं आपको सलाह दूंगा पढ़ने के लिए। और ये नाटक आपको अगर देखना पड़ना है तो फिर नाटक जयशंकर प्रसाद के आप देखिएगा, या और भी जो हिंदी में नाटककार हुए हैं, जो नामचीन नाटककार हैं, उनको देखिएगा जिन्होंने अपने जो अच्छे हैं उन्होंने जिन्होंने विराम चिन्हों का सही और अच्छा प्रयोग किया हो। मित्रों, एक बार मैंने एक कुलपति महोदय का मैंने एक लेख पढ़ा। वो लेख यहीं कानपुर में किसी अखबार में छपा हुआ था। उन्होंने इतना कामा पुलिस स्टॉप लगाया, इतना कामा विराम चिन्हों का प्रयोग लगाया हिंदी के उसमें कि मैं देखता रह गया। मैंने उसको कई बार पढ़ा। तो ऐसा है कि वो कुलपति थे, या तो उन्होंने किसी से लिखवाया या उन्होंने खुद लिखा। तो कहने का मतलब है, जब बड़ी अथॉरिटी कोई लेख लिखती है, प्रकाशित करती है, या बड़ा साहित्यकार हो, बड़ा लेखक हो, कोई भी हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लेख और कविता में व्याकरण सम्मत त्रुटियाँ कम से कम हों, और नहीं तो सीखने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपको लगे कि हमारे दिल को ठेस पहुंच रही है तो अपने से ऊपर ज्ञानवान के पास पहुंच जाइए। अगर कोई टीचर है तो प्रोफेसर के पास पहुंच जाए, अगर प्रोफेसर है तो रिटायर्ड प्रोफेसर के पास पहुंच जाए, और रिटायर्ड प्रोफेसर है तो हिंदी व्याकरण का जो विद्वान प्रोफेसर उसके पास पहुँच जाइए। कहीं न कहीं आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा। नहीं तो ये सारा ज्ञान पुस्तकों में भरा पड़ा है। NCERT की पुस्तक लीजिए, UP बोर्ड की पुस्तक लीजिए, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। चलिए, थोड़ी सी बात को और मैं आगे चर्चा करता हूँ। अब आगे आते हैं कोष्टक में। हिंदी में केवल छोटे जो कहते हैं कोष्ठ होता है, लघु कोष्टक होता है, उसका ही प्रयोग करते हैं। जबकि मैथमेटिक्स में हम स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में केवल लघु का प्रयोग करते हैं। और लघु का प्रयोग हम तब करते हैं कि पहली बात तो ये है कि कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। अगर हम कोई चीज़ 1 2 3 4 5 लिखते चले आ रहे हैं तो वहाँ पर 1 2 3 4 लिखते रहेंगे, और उनके अगल बगल हम छोटा कोष्ठ लगाते रहेंगे, यानी ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बिगिन, ब्रैकेट क्लोज, ये करते रहेंगे। बीच में संख्या लिखते रहेंगे, वो चाहे हम आ बा सा दा लिखें या चाहे हम 1 2 3 4 5 6 लिखें। इसके बाद में कभी कभी वाक्य के प्रवाह में भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमने कोई वाक्य लिखा और वाक्य में एक कोई शब्द ऐसा आ गया कि वो शब्द कठिन है या वो कॉमन प्रचलन में नहीं है या सबके प्रचलन में नहीं है, तो हम अपने लेखन को और स्पष्ट करने के लिए उस जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द के बाद में छोटा कोष्ठ लगा करके और उसमें उसके आशय को लिख देते हैं, यानी उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा वाक्य हमने कठिन शब्द का प्रयोग भी कर दिया, और कठिन शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ मैं जो सरल शब्दों में भी उसको मैंने विदिन ब्रैकेट व्यक्त कर दिया, ताकि कोई व्यक्ति आराम से उसको समझ जाए। जैसे भरत बड़े तपस्वी थे। अब अगर हम इतना लिखते हैं तो ये नहीं पता होता है कौन भरत। भरत एक सामान्य नाम, भरत हमारे मित्र भी हो सकते हैं, भरत मेरा भाई भी हो सकता है, भरत कोई हो सकता है। लेकिन मैंने अब व्याकरण सम्मत जब लिखेंगे, भरत छोटा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, दशरथ के पुत्र ब्रैकेट क्लोज होगा, बड़े तपस्वी थे। अब यहाँ भरत का जो मीनिंग है या भरत का कहने का आशय कौन से भरत, इसको अर्थ में मैंने समझा दिया। अब कभी कभी ब्रैकेट के अंदर एक शब्द लिखते हैं, या कभी पदबंध लिखते हैं, कभी उपवाक लिखते हैं, कभी बुरा वाक्य लिख देते हैं। अब जितना जिससे हम इसका आशय हम स्पष्ट कर सकें। अब इसके बाद में आइए वितरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। अब
किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं। अगर विवरण दे रहे हैं, 3 प्रमुख भेद हैं, अब उनको भेद को नीचे लिखने के लिए जो आभाषा दा है जितने भी हैं, तो 3 प्रमुख भेद है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब ऐसे जहाँ विवरण चिन्ह आएगा तो विवरण चिन्ह में हम क्या करेंगे कि विवरण चिन्ह लगाएंगे और नीचे उसको 1 2 3 4 तरीके से लिखते चले जाएंगे। ये इसमें हम केवल विवरण देते हैं, नहीं किसी का डिटेल देते हैं। अगर किसी चीज़ का डिटेल देना है तो डिटेल के लिए हम आपको उसको जो डिटेल का ये चिन्ह होता है विवरण चिन्ह, इसको हम प्रयोग करेंगे। जब आप इसको ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद में आता है हंस पद। हंस पद वो होता है जैसे हमने कोई पैरा लिख दिया, कोई पत्र लिख दिया कार्यालय के लिए, और हमने लिखा तो उसमें 2 3 4 शब्द इम्पॉर्टेंट छूट गए। अब 2 3 4 अगर इम्पॉर्टेंट शब्द छूट गए हैं तो हमने क्या किया कि वो जहाँ छूट गए हैं उसके ठीक नीचे हंस पद का चिन्ह लगाया, और हंस पद का चिन्ह लगाने के बाद में ऊपर हमने 2 3 वो लिख दिए। इससे क्या होता है कि जो छूटी हुई चीज़ है वो लिख जाती है, लेकिन इसके प्रयोग से बचना चाहिए। ये एक्चुअल अगर देखा जाए तो किसी भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी गलती का ये एहसास कराता है। तो सबसे बड़ी ये मेरी सलाह है कि अगर आपने लेटर कोई चीज़ तैयार कर लिया है, आजकल तो कंप्यूटर का जगह, कंप्यूटर में तो सब कुछ अमेंडमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ से भी लिख रहे हैं तो आप उसको दोबारा लिखने की कोशिश करें, और नहीं तो आप इतना सेंटेंस ठीक से बना के सेंटेंस लिखें कि उसमें अगर हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं तो दोबारा उसको फिर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हंस पद का प्रयोग प्रायः कम ही किया जाता है और कम ही करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा होता है कि एक चिन्ह जिसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वो होता है कि जैसे हम किसी को हम अब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसके बीच में वो पूरे शब्द को, पूरा शब्द ना लिख करके 1 2 अक्षर लिखते हैं, और उसके बाद में हम उस लाघव यानी 0 चिन्ह को लगाते हैं, यानी अर्थ उसका पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे कानपुर विश्वविद्यालय, तो का बनाया, आ की मात्रा लगाई, उसके बाद में 0 लिख दिया, ये कानपुर को इंगित करेगा। और विश्वविद्यालय को वाह बनाया, छोटी की मात्रा लगाया, चिन्ह लगा दिया, वो 0 लगा दिया, तो वो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय पढ़ा जाएगा। जैसे यूपीएससी, अब यूपीएससी लिखेंगे तो अगर उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम अगर यूपीएससी लिखेंगे तो यूपीएससी को यू फिर 0 लिखेंगे, फिर पी 0 लिखेंगे, एस 0 लिखेंगे, सी 0 लिखेंगे। जैसे यूजीसी, तो यू लिखेंगे 0 लिखेंगे, जी लिखेंगे 0 लिखेंगे, सी लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से कुछ चिन्ह होते हैं। तो मित्रों, आज की ये चर्चा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जब मैं स्वयं नौकरी में था तब भी मेरे को इतने ज़्यादा विराम चिन्हों का प्रयोग आइडिया नहीं था, और जब मैं पढ़ाने गया महाविद्यालय में, तब जब मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ा तो मेरे को ठीक से और सीखना पड़ा, और सीखने के साथ साथ उसके बाद मेरे को अपनी भी लेखनी ठीक करनी पड़ी, और अपने छात्रों को भी जहाँ तक संभव हो सका उनको भी ऐसी ही शिक्षा देनी पड़ी। तो ये मैंने देखा है, और काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। और मैं कई साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ता हूँ, उनके लेख पढ़ता हूँ, उनके व्हाट्सएप और उनके फेसबुक में भी मैं लेखन उनका देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कमी कर रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक बचाव का साधन नहीं है कि हम उस अगर प्लेटफार्म में व्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ करेक्शन नहीं होना चाहिए और वहाँ करेक्शन होना चाहिए। करेक्शन होगा तो हर जगह होगा, नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। तो यदि हम प्रिंट मीडिया में अगर करेक्शन एक प्लेटफार्म में कर रहे हैं, हमारी पुस्तक सही जाए और बाकी जगह सही ना जाए, तो ऐसा अच्छा नहीं है। हम सभी की ये ड्यूटी है कि जहाँ तक हो सके तो अपनी मतलब कि लेखन को सही करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इसी आशय और उम्मीद के साथ आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ में आपसे एक आग्रह भी करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कर दें। आप लाइक भले ना करें, लेकिन कैसा लगा वीडियो आप इसमें कमेंट्स भी दें। कमेंट्स देने की भी कोशिश करें, कमेंट्स भाग में ही दें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें हम भेजते हैं व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में कमेंट्स कर देते हैं,
अगर आप अपना कमेंट्स इसमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे यूट्यूब के, तो और भी जो लोग हैं उनको भी देखने में अच्छा लगेगा और मुझे भी मनोबल थोड़ा सा आपके माध्यम से मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है और इसलिए मैं इस अब चर्चा को विराम देता हूँ। आपको थैंक यू। जय हिंद।